हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और मामला अनएक्सपेक्टेड सा हो गया काफी ज्यादा। मतलब एक तो इधर जेरार्ड पीके ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी कोशिशों के बाद भी प्लेऑफ में जाना ही पड़ेगा, और उसमें भी मैगवायर एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था। मतलब ये लाइनअप में किसी को कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जाओ फेलिक्स को लेकर यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, और रियल मैड्रिड एंड्रिक के चक्कर में क्या कहीं वापस से ओवर पे ना कर दे। ये जो टैलेंट्स होते हैं ना, ब्राजीलियन टैलेंट्स होते हैं, इनका ये तो होता है कि डेफिनेटली ये बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स के रडार पे होते हैं, और ऐसे में इनके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और विंडो होती है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे मांग सके, जो कि इस समय काफी सिमिलर केस हो रहा है एंड्रिक को लेके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीके को लेके। इट इज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आ रही थी। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, पीके ने कल एक वीडियो निकाली और काफी इमोशनल वीडियो थी। डेफिनेटली अगर आप बार्सिलोना के फैन है तो यू वुड बी टच्ड एंड थोड़ा थोड़ा सेंटी तो तुम हो जाओगे, क्योंकि यार देखो, पिछले अगर 1-2 साल की हम बात करें, या फिर 8-2 की बात करें, या फिर उससे पहले की भी बात करें, जिस तरीके से चैंपियंस लीग में हमने बार्सिलोना की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखी है, जब भी ऐसी कुछ चीजें होती थी तो ये 2-3 प्लेयर ऐसे होते थे। जॉर्डी एल्बा की बात करें, पीके की बात करें, सर्जियो बुस्केट्स की हम बात करें, ये ऐसे प्लेयर्स होते जो कि सबसे पहले टारगेट किए जाते थे। और पीके को टारगेट करने का एक बड़ा रीजन ये भी होता था कि उसकी जो ऑफ द पिच कंट्रोवर्सीज होती थी, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में, हमेशा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग उस पर रहती थी, और ये भी एक रीजन और प्रोवाइड कर देते थे पीके को क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि पीके हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फुटबॉलर था, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट इन हिज पोजीशन। बार्सिलोना में आप एक डेकेड तक आप ऐसे डोमिनेट नहीं कर सकते अपनी पोजीशन पे अगर आप ऑलरेडी उस पोजीशन पे बेस्ट नहीं हो तो। और दिस इज कमिंग फ्रॉम अ रियल मैड्रिड फैन। उसने देखो बहुत बढ़िया मोमेंट दिए हमको इस राइवलरी को क्रिएट करने में। आई थिंक रोनाल्डो वर्सेस पीके, पीके वर्सेस रियल मैड्रिड, पीके वर्सेस सर्जियो रामोस, ये सब देखने में मजा आता था। डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिल को भा जाता था, गाली निकलती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई अगर न्यूट्रल देख रहा होगा तो उसको मजा आया, कहता हाँ भाई ये एल क्लासिको में 4 चांद लगा रहा है, ये एब्सोल्युटली बढ़िया बंदा है, जेम बंदा है। अब कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन को हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो देखो यार, ये तो कंफर्म था कि आप फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सेकंड चॉइस है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर थर्ड चॉइस सेंटर बैक है, देन पुश योरसेल्फ हार्ड। आप यहां पर और कोशिश करो, आप बन जाओगे रेगुलर। अगर हम लिंडेलॉफ की बात करें तो ये मैंने एग्जांपल को स्ट्रीम पे भी दिया था। आप अगर लिसांड्रो की बात करें, वरान की बात करें, उसके बाद मैगवायर और लिंडेलॉफ आता है। दीज टू हैव क्लियर चांस कि आप ज्यादा मेहनत करो, आप परफॉर्मेंस द्वारा आप निकल सकते हो। बट ऐसे में कोई और सेंटर बैक आ जाएगा, कोई और यंगस्टर आ जाएगा, 5th चॉइस सेंटर बैक, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहां पर इस उसमें आए। पीके के साथ यही हो रहा है। पीके 5th चॉइस सेंटर बैक है, और ये चीज जावी को भी पता है, ये चीज खुद पीके को भी पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो यहां पर गेम टाइम नहीं निकाल सकता। रादर देन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये भी हो जाती है कि आप जिस तरीके का पैसा कमा रहे हो, जो नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है वो 30 मिलियन निकल के आ रहा है कि 2023 की तो उसने फीस माफ करी है, जो एक ऑप्शनल ईयर था 2024 का, वो भी यहां पर उसने, मतलब उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसको भी यहां पर हटा दिया है। ये बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब काफी लोग इसमें पीके को ब्लेम भी कर रहे हैं, थैंक यू भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, तेरे को तो पहले ही चले जाना था, तेरे को तूने अपने आप को ह्यूमिलिएट करवाया, तूने अपने आप को विलन बनता हुआ देखा है, खुद ही तूने अपने आप को विलन बनाया है। काफी लोग यहाँ पर जो पीके के साइड है वो लेपोर्टा को एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपने प्रेशर बनाया पीके पे, और आपने कहीं ना कहीं उसका गेम टाइम डिलिबरेटली कम करवाया, जिससे पीके एट द एंड ऑफ द डे चला जाएगा। और ये चीज आप कहीं ना कहीं अब जॉर्डी एल्बा और सर्जियो बुस्केट्स के साथ भी करने वाले हो। देखो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप किस थ्योरी पे ज्यादा मानते हो, देखिए ये चीज तो कंफर्म है कि बार्सिलोना का जो ओल्ड गार्ड है वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और एक नई जनरेशन आएगी। हाँ, हमको शायद से कहीं ना कहीं जो बार्सिलोना का प्रिंस है वो यहाँ पर वापस आता हुआ दिखेगा फॉर 1 मोर सीजन, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट स्पेल के लिए, और एक लास्ट डांस के लिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो वो है, जो एक ओल्ड गार्ड है वो खत्म हो रहा है। सर्जियो बुस्केट्स भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि चला जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, वो क्रिएट हुई है यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये प्लेयर्स बहुत कुछ डिजर्व करते हैं एज अ बार्सिलोना ने जो चीजें सर्व करी हैं, लेकिन जो बार्टोमो ने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, और जिस सिचुएशन में आज बार्सिलोना खड़ी हुई है ना, उसमें जब ये नंबर्स आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये अनजस्टिफाइड है, ऐसे तो क्लब आगे नहीं बढ़ेगा। आप लेजेंड्स हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जितना करा है उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो क्लब इस समय इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि आप अगर ये नंबर्स देने लग गए ना तो हम सही में रुमाल बिछाने लग जाएंगे। और यहीं पर ही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जो लेजेंड्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनको कितने टाइम तक सपोर्ट करोगे। लेकिन
अब फाइनली कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर पटरी पे आती हुई दिख रही हैं। पीके ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। डायरेक्टर बॉक्स को देख के यहाँ पर भाई ने ये भी कह दिया कि वापस आएगा, तो कंफर्म मान के चलो कि लेपोर्टा कुछ तो कर ले भाई, ये देख तू मेसी को ले आई हो। अगर तू मेसी को नहीं लेके आया तो तूने कुछ ऊट पटांग काम नहीं करा, तो हुकुम का इक्का तो भूल जा, क्योंकि पीके वुड डेफिनेटली बी रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। अब इस अगले में या फिर उससे अगले में ये देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अ ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड। सल्यूट यार ऐसे फुटबॉलर्स को। लेट्स जस्ट होप कि भाई जल्दी आए कैंप नो में, जल्दी कोई पक्षुदी वगैरह हो, और बाकी कंट्रोवर्सीज में तो आते रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल सोसिएडाड की। और ये कुछ था, कुछ इस मैच में कुछ तो था। एक जो चीज नहीं थी वो तो फुटबॉल नहीं था अपनी तरफ से। हाँ, मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि इस मैच में सिर्फ 52 मिनट का ही फुटबॉल खेला गया है। मतलब 100 मिनट के मैच में, 95 मिनट के मैच में 90+5 में सिर्फ 52 मिनट्स का फुटबॉल खेला गया, यानी कि फुटबॉल इधर से उधर हो रही थी। एवरेज के हिसाब से ये चीज 60-65 पे ही रहती है, लेकिन जब आप 5-10 मिनट और ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ये और भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा कम हो गया है। और ये बताता है किस तरीके से यहाँ पर जो गेम का पैटर्न था वो ये था कि रियल सोसिएडाड एक बार जब टाइम वेस्ट करने पर आ गई तो वो आ गई। अब सिर्फ रियल सोसिएडाड को मैं कॉर्नर आउट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सबका काम है कि आप टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन यहां पर रेफरी का जो रोल था ना, जो ऑफिशियल था इस मैच में, वो मेरे को पक्का पता है कि वो कुछ ना कुछ पत्ते, कुछ चप्पल चमड़ा कुछ तो सूंघ कर आया था, कुछ तो फूक फाक के आया था, क्योंकि उसके कुछ डिसीजन तो बहुत ही बेकार गए थे, कसम से बहुत ज्यादा बेकार गए थे। गेम कंट्रोल करने का कोई टेम्पो उसने सेट नहीं कर रखा था। लीनियंसी है नहीं है, हार्ड खेल रहा है नहीं, पता ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, ये एक चीज मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक जो होम क्राउड का प्रेशर होता है वो होता है। आप मानो ना मानो, आप कितना भी कह लो कि अरे यार रेफरी तो प्रोफेशनल, भाई होता है वो प्रेशर, जो होम क्राउड का प्रेशर होता है, जो होम क्राउड का चैंट्स होती है, जो होम क्राउड का वाइब्रेंटनेस होती है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना के रखते हैं ऑफिशियल पे। लेकिन दूसरे वो क्या कहें, जब अपने गिरेबान में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि नहीं अब मैं गलत कहावत नहीं बोलूंगा, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। यूनाइटेड ने भी बहुत बेकार फुटबॉल खेला। आई थिंक एरिक टेन हैग की जो इन गेम टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस थे वो मेरे को एडवेंचरस लगे, वो मेरे को पैनिक वाले लगे, बट एट द सेम टाइम आप एडवेंचरस पैनिक के साथ साथ आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, जो कि वो नहीं थे। आपने कहीं ना कहीं डिफेंस में आपने बहुत ही फ्लूइड फॉर्मेशन के साथ आपने जाना चाहा, वो भी काम नहीं करा। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो कि हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एरिक टेन हैग, आपने मैगवायर को एज ए स्ट्राइकर खिला दिया। अब खैर देखो, मैं यहां पर इसको पहले ही बता देता हूं क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। दो तरीके दे सकते हो, या तो ये कि आपने हैरी मैगवायर को लिटरली डिलिबरेटली वहां खड़ा कर दिया टैक्टिकल पर्पस से कि हाँ हैरी मैगवायर वहां पर हेडर मार देगा, गोल मार देगा, क्योंकि उसको पता था कि लास्ट के 5 मिनट रियल सोसिएडाड कोई अटैक नहीं करेगी, बॉल बाहर मारेगी, सिमियोने घुस जाएगा सबके अंदर, और 10 के 10 प्लेयर जो कि आउटफील्ड प्लेयर्स हैं वो पेनल्टी बॉक्स में रहेंगे। ऐसे में आपके पास जितने अच्छे हेडर मारने वाले हो उनको रखो। रोनाल्डो है, आप हैरी मैगवायर को भी ऐड कर दो, आप कासिमिरो को भी ऐड कर दो, तो आपके पास सारे प्लेयर्स हो जाएंगे। राफेल वरान होता तो शायद से हमको ना देखने को भी मिलता, राफेल वरान हमको आगे देखने को मिलता। तो ये एक रीजन था कि आप ठीक है, आप क्रॉस को क्रॉस डालो और वहां पर कहीं ना कहीं डिलीवरी अच्छी, एक परफेक्ट क्वालिटी डिलीवरी होगी तो उसको यहां पर प्रोडक्टिव किया जाएगा। दूसरा रीजन होता है दैट वाज अ शॉट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। अब ये तो तुम सबको पता है कि बहुत बार ये चीज आई है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी को भी साइन नहीं करेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर बहुत सारी डिमांड है। आप एंथनी मार्शियल, बढ़िया प्लेयर है मार्शियल, बढ़िया है, उसका जो रिलीज क्लॉज, उसके क्लॉज में एक बैलेंडोर का एक्टिवेट वो है, क्या वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो जीत जाएगा बैलेंडोर 2056-57 में। अब जब लेकिन इंजर्ड है तो खेलेगा कैसे, और अगर इंजर्ड ही रहेगा तो फिर यूनाइटेड काउंट क्यों करेगी? तो मतलब उसका तो कोई सीन ही नहीं है ना, उसका कोई सीन ही नहीं है। यहां पर ये पॉइंट्स हम लूज करें, और यहां पर बताया जा रहा है कि एक्चुअली में एरिक टेन हैग ने डेलिबरेटली मैगवायर को इसलिए रखा था जिससे वो यूनाइटेड के हायरार्की को बता सके कि कितना ज्यादा जरूरी है हमको जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक फॉरवर्ड लेके आना। क्या मैं इस चीज से एग्री करता हूं? 101% एग्री करता हूं कि यूनाइटेड को रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, और सिर्फ अटैकिंग में नहीं, बल्कि अब देखो सीधी सी बात है, मामला अटैकिंग पे घूम जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो हाइप बनेगी, जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बनेगी, वो अब इस पूरी स्ट्राइकर पोजीशन पे बन जाएगी। और अगर ये आ जाए तो मैं कहूंगा पार्शली ठीक भी है, लेकिन ओवरऑल ठीक नहीं होगा, कंप्लीटली ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि राइट बैक भी हमको चाहिए। मिडफील्ड अभी के लिए आप भूल जाओ, डिस्पाइट के हमने बहुत कल खराब खेला, लेकिन मिडफील्ड अभी हम भूल जाते हैं।
यहाँ पर हमको एक चाहिए, चाहे कोडी गाकपो की बात हो और चाहे हम यहाँ पर राइट बैक की हम उसकी बात करें। इसके साथ एक छोटी सी अपडेट ये भी कि जो आई थिंक स्पोर्टिंग के जो गोलकीपर डियोगो कोस्टा, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू कर लिया है 2027 तक, और अब यहाँ पर जो रिलीज क्लॉज है वो 75 मिलियन यूरोज है, जो कि पहले 60 मिलियन यूरोज का, तो और 15 मिलियन का झटका लग गया अफ्रीका में। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर जाओ फिलिक्स की, और एथलेटिको मैड्रिड में कुछ भूचाल सा आता हुआ दिख रहा है हमको। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 प्लेयर को ट्रांसफर मार्केट पे लिस्ट किया गया, जो है जाओ फिलिक्स है, उसके बाद करास्को है, दूसरा रॉड्रिगो डी पॉल है, और यहाँ पर चौथा, तीसरा रॉड्रिगो डी पॉल है, और चौथा यहाँ पर लेमार। ये 4 प्लेयर है, और 4 प्लेयर फंडामेंटल प्लेयर थे। नहीं, जाओ फिलिक्स को हटा दो तो ये बाकी के 3 प्लेयर फंडामेंटल प्लेयर थे पूरे सिमियोनी सिस्टम के। या फिर अगर इन 4 प्लेयर की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 प्लेयर्स हैं इस पूरे एथलेटिको मैड्रिड के स्क्वाड पर, और इनको यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट किया गया है। अब काफी एनालिस्ट की हम बात करें या फिर खुद हम एथलेटिक मैड्रिड के जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनकी बात करें तो वे कहते हैं कि देखो जाओ फिलिक्स का जाना तो तय है, ये तो कंफर्म मान के चलो कि 2023 के समर ट्रांसफर विंडो में जाओ फिलिक्स जाएगा। इसके साथ ही बाकी के 3 जो है रॉड्रिगो डी पॉल, लेमार और करास्को, इनमें से भी एक बंदा हमको जाता हुआ दिख सकता है। अब इसके पीछे मैं तुमको सिस्टम बताता हूं कि हम लगा सकते हैं अटकलें कि सिमियोनी जाता हुआ भी दिख सकता है, बट एट द सेम टाइम सिमियोनी नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन यहां पर यह है कि सिमियोनी को सैक नहीं करेंगे, क्योंकि सिमियोनी की लेगेसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाऊंगा कि अगर इन्होंने सिमियोनी को सैक कर दिया। हाउएवर मैं ये मान के चल सकता हूं कि शायद से सिमियोनी म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे। खैर मॉडर्न फुटबॉल ऐसे काम नहीं करता, और सिमियोनी की तरफ से हमको कोई हिंट भी नहीं मिला कि ऐसा होने वाला है, तो हमको ये ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कि एथलेटिको मैड्रिड में कुछ अब नया ही होगा। खैर हम ये भी बता दूं मैं तुमको कि इसलिए भी नहीं हो रहा कंप्लीटली कि इस पैसों से मतलब 100 रुपए आप कमाओगे, उसमें से आप 80 वापिस से ट्रांसफर मार्केट में लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप 100 रुपए अगर कमा रही है एथलेटिको मैड्रिड तो उसमें से लगभग 40 तो उनको फाइनेंस अपने मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, बाकी या उससे भी ज्यादा चाहिए, 50-60 भी हो सकते हैं, और बाकी के जो पैसे ये शायद से ट्रांसफर मार्केट में आप वो कर सकते हैं, वापस से इन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहां पर अगर हम इस ट्रांसफर्स की बात करें, जाओ फिलिक्स 3 क्लब में जा सकता है इस समय। एज ऑफ नाउ यहाँ पर 3 क्लब हमको सामने आते हुए दिख रहे हैं, चौथा चेल्सी आ सकता है कभी भी। लेकिन अभी जो 3 क्लब हैं वो है यहाँ पर बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख। अब बार्सिलोना की बात करें तो मेरे को इसके कम चांसेस लगते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इवन इफ पीके ने 30 मिलियन का जो वेज बिल का एक गैप दे दिया है वो ठीक है, काफी बड़ा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर लेवेंडोव्स्की इस चीज को पूरी तरीके से प्रूव करता है कि अभी यहां पर उस पर अर्जेंसी नहीं है। और ऐसे में जब आप लियोनेल मेसी के पीछे जा रहे हो तो आप ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि जाओ फेलिक्स एक तो एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के नेगोशिएशन ऐसे तो होने नहीं वाले कोई इजी, उसमें भी एथलेटिको मैड्रिड कोई हल्का फुल्का प्राइस टैग नहीं रखेगी। अगर 113 मिलियन उन्होंने पे कराया तो वो लगभग मान के चलेंगे कि हमको 125-130 तो चाहिए ही चाहिए। लास्ट टाइम 250 मिलियन प्राइस टैग रखा था, खैर तब उन्होंने फूक भी रखा था। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की, व्हाई नॉट बायर्न म्यूनिख? अगर बायर्न म्यूनिख देखो सबको पता है कि 2 प्लेयर्स पे ज्यादा टैब्स रख रही है, एक है जाओ फेलिक्स अब हाल ही में रखा है, और दूसरा यहाँ पर हैरी केन, और इन दोनों प्लेयर्स के पूरे चांसेस है कि हैरी केन की हम बात करें तो हैरी केन को निकालना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर एंटोनियो कॉन्टे रुकता हुआ दिख रहा है। जाओ फेलिक्स की बात करें तो जाओ फेलिक्स को इस समय निकालना आसान है, और दोनों के लिए जो पैसा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेम रेंज में आता है। इट्स जस्ट कि जूलियन नैगल्समैन किस प्लेयर को ज्यादा टैक्टिकली अडेप्टेबल मानता है और किसको इन्फ्यूज कर सकता है आसानी से। और तीसरा आता है पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको मैं पर्सनली ऑफ द पिच रखूंगा, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ग्लेजर्स। अगर आपने फंड सैंक्शन कर दिए, क्योंकि जाओ फेलिक्स एक स्ट्राइकर ही एकमात्र प्लेयर नहीं है जो कि अपन को चाहिए, अपन को एक राइट बैक भी चाहिए, और हमको पता है कि हमको एक मिडफील्डर भी चाहिए, जहां पर डी जॉन्ग में भी जा सकते हैं हम, बाकी किसी मिडफील्डर के पीछे भी जा सकते हैं, हम एक राइट बैक के लिए भी जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं डेविड देया का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट भी, खैर डेविड देया ने बचा लिया भाई कल के गेम में, तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। अब देखते हैं यार क्या सीन होता है। बाकी इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हम एंड्रिक की, तो भाई इस समय रियल मैड्रिड के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर एंड्रिक के लिए गए हुए हैं पाल्मेरास में, और वहां पर नेगोशिएशन चालू है। 45 मिलियन यूरोस पे प्राइस टैग है। पाल्मेरास ये मानता है कि जो रॉड्रिगो और आपने विनीसियस के लिए दिया है वही कहीं ना कहीं आप एंड्रिक के लिए हमें दो। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंड्रिक तीनों पोजीशन पे खेल सकता है, लेफ्ट विंग, स्ट्राइकर और राइट विंग, लेकिन पर्पसली और डेलिबरेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड चाहती है कि वो करीम बेंजेमा का सक्सेसर बने, और 2024 तक जब वो 18-19 का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको एक पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड करीम बेंजेमा का रिप्लेसमेंट मिल सकता है। डू लेट मी नो कि आपके लिए 45 मिलियन कितना किस हद तक सही है। लेकिन इसी के साथ अगर यूनाइटेड के अब यूरोपा लीग के रिप्लेसमेंट की बात करें तो भाई अभी देखो, अब यहां पर जब इतना टट्टी परफॉर्मेंस दी है हमने
तो यहां पर अब हमारे लिए आगे क्या है, तो देखो प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा और इसके जो ड्रॉज निकलेंगे वो चैंपियन लीग ड्रॉ के एकदम बाद निकलेंगे। ऐसे में जो रूल होता है वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी कंट्री मतलब अपनी लीग में से किसी के साथ भी नहीं खेल सकती और ऐसे में कोई है ही नहीं। तो 8 के 8 जो चैंपियन लीग से इधर आ रहे हैं वो उनमें से किसी से ही भिड़ सकती है। तो उनमें आयक्स का नाम भी है, उनमें जुवेंटस का नाम भी है, उनमें स्पोर्टिंग का नाम भी है, उसमें आई थिंक शख्तार का नाम भी है और उसमें बार्सिलोना का नाम भी है। अब ऑलरेडी सबने लगाने लग गया कि भैया देखो बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड तो हो रहा है। अब देखो मेरे को भी गट फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है कि यूनाइटेड की किस्मत को देख के और यूएफए के रेवेन्यू को देख के या तो यूवेंटस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हो रहा है या फिर बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हो रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि शायद से यूएफए दबा के रखे इस चीज को बात के स्टेजेस के लिए, लेकिन ठीक है आई हू नोस, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना हुआ तो ये यूरोपा लीग का मोस्ट व्यूड मैच होगा भाई। इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे, हर एक चीज फट जाएगी, कुत्ता बन जाएगा सबका। और ये चीज नेक्स्ट मतलब बहुत अलग अलग लेवल्स पे ये चीज बहुत आइकॉनिक हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, बॉक्स ऑफिस होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने टीम्स के अगेंस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और यहां पर नंबर कम है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि भाई आपको रिक्रूटमेंट चाहिए ही चाहिए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।